रुक करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा उत्तराखंड का है। देहरादून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा 19 से लेकर के 21 जून तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने वाली हैं। इसके अलावा देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन का भी उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर 19 से लेकर के 21 जून तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। यानी कि 3 दिवसीय राष्ट्रपति का यह दौरा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी वो कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, जिसके लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन का भी राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा है और इसी दौरे को लेकर के देहरादून पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इस देहरादून के 3 दिवसीय दौरे में राष्ट्रपति को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करनी है। 19 से लेकर के 21 जून तक, यानी कि 3 दिवसीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक कार्यक्रम है। ये बड़ी खबर इस समय आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति निकेतन का जो उद्घाटन है वो भी उनके द्वारा किया जाना है। तो 3 दिवसीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक कार्यक्रम, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एकदम तैयार है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समृद्ध मिश्रा जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे इस पूरे मामले में। लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं, देहरादून आगमन हो चुका है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी शिरकत होनी है, जिसके लिए वो देहरादून पहुंच चुकी हैं। उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी थी और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन हर कोई पूरी तरह से मुस्तैद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम होना है, जिसमें राष्ट्रपति खुद शिरकत करने वाली हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको लेकर तैयारियों की समीक्षा की, जायजा लिया। खुद उन्होंने भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें योग साधना की गई थी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी देहरादून में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। इसके अलावा जो उनके अन्य कार्यक्रम हैं वो भी पूरी तरह से लाइन अप हैं। तो बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम है। 3 दिवसीय उनका उत्तराखंड दौरा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाली हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन देहरादून में हो चुका है। और 3 दिवसीय इस शहर, जो देहरादून शहर है, इसके भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक का प्लान भी पूरी तरीके से बना दिया गया है। समृद्ध मिश्रा इस समय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे लाइव देहरादून से। समृद्ध, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय कार्यक्रम है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारियां हैं इसको लेकर? जी देखिए 3 दिवसीय दौरा जो है वो रहने वाला है राष्ट्रपति का। यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो है आज सुबह जो देहरादून आई है राजधानी में। ऐसे में उनके स्वागत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं गए थे, देखिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, वहां से फिर जो है उनको देहरादून जो है लाया गया था। ऐसे में सुरक्षा के भी कई सारे जो इंतजाम हैं उसको यहाँ पे पुख्ता कर लिया गया। जो राष्ट्रपति आ रही हैं इसके चलते देखिए पूरा इलाका जो है उसको सुरक्षा से लैस करा दिया। वहीं रही बात, देखिए क्या क्या कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं आगे अगले 2 दिन के लिए और 3 दिन के लिए। खासतौर पर देखिए अगर आज की बात करी जाए तो आज जो है देहरादून में उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है मुख्यमंत्री के साथ डेट और बाकी जो भी आधिकारिक चीजें होंगी। इसके अलावा कल की अगर बात करी जाए 20 जून की, तो देखिए 123 एकड़ में फैला जो राष्ट्रपति आवास था राजपुर रोड से, जिसका नाम बदलकर अब राष्ट्रपति निकेतन कर दिया गया है, वो जो है उसका शिलान्यास और कल उद्घाटन जो है राष्ट्रपति करेंगी। साथ ही 24 जून को वो जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा 19 एकड़ में फैला हुआ राष्ट्रपति तपोवन जो है वो भी, उसका भी कल शिलान्यास जो है करा जाएगा। 19 एकड़ में फैले हुए इन सभी और 123 एकड़ में फैले हुए इस राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन दोनों जो हैं ये जनता के लिए देखिए कहीं ना कहीं एक सौगात के रूप में, क्योंकि इससे पहले देखिए खोला नहीं जा रहा था जनता के लिए। और ऐसे में कई सारी चीजें और सुविधाएं जो हैं वो जनता को यहाँ राष्ट्रपति कल देते हुए नजर आ सकती है। इसी के बाद देखिए अगर परसों की बात करी जाए, यानी कि 21 जून की बात करी जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जो है देहरादून स्थित जो सिविल ग्राउंड है पुलिस का, वहां पर जो है योग करेंगी। और साथ ही योग का जो महत्व है और योग किस तरीके से और बड़ा है, खासतौर पर मोदी सरकार आने के बाद, उसकी क्या क्या महत्वाकांक्षाएं हैं और किस तरीके से योग एक जीवन में अच्छा प्रभाव डालता है, इन सब चीजों पर चर्चा करते हुए नजर आ सकती है राष्ट्रपति। जी देखिए समृद्ध, पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर के हम बातचीत अगर करें इस पूरे दौरे को लेकर के, क्योंकि एक बड़ा दौरा है और बहुत अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने वाली जो कि बड़े कार्यक्रम हैं, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से ट्रैफिक रूट को क्योंकि डाइवर्ट करने की बात कही गई है देहरादून शहर के अंदर, जहां पर खुद जाम की समस्या काफी ज्यादा रहती है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां?
बिल्कुल देखिए, क्योंकि 3 दिवसीय दौरा जो है, इसमें 3 दिवसीय दौरे में राष्ट्रपति यहाँ आ रही हैं, तो उसके चलते जो पुलिस प्रशासन है उसने साफ तौर पे जितने भी प्रमुख इलाके हैं जहाँ जहाँ राष्ट्रपति जाएंगी वहाँ सुरक्षा की कोई चूक ना हो, उसको लेकर सारी चीजें कर ली हैं। साथ ही गौर करने वाली इसमें देखिए बात ये भी है कि आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ लगातार सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, और ये देखा जा रहा है कि देखिए कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कहीं ना कहीं हानि पहुंच सकती है। और साथ ही जितने दुकानदार और व्यापारी हैं वहां पर भी लगातार चेकिंग करी जा रही है, और ये नोटिस देखा जा रहा है और करा जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसा कोई हथियार या कोई चीज से कोई लैस तो नहीं है जिससे कहीं ना कहीं जो है हानि पहुंच सकती है। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति आ रही हैं, कहीं एक बड़ा दौरा रहने वाला है, तो प्रदेश की जनता को एक बड़ा सौगात जो है वो मिलते हुए नजर आ सकता है। ऐसे में सुरक्षा भी बहुत जरूरी हो जाती है राष्ट्रपति की, जिसके लिए पुलिस प्रशासन जो है लगातार प्रयास कर रहा है, और मुख्यमंत्री खुद इस चीज की पूरी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि देहरादून में कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां जाम की काफी बड़ी समस्या रहती है, तो उसके लिए किस तरीके से अब लोगों को तो देखिए थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यात्रा सीजन भी चल रहा है उसकी वजह से, लेकिन यहाँ आ रही हैं तो जनता को एक सौगात जो है वो मिलते हुए नजर आ सकती है। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से तैयार है, सरकार अपनी तरफ से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया समृद्ध इस पूरी जानकारी के लिए। तो समृद्ध मिश्रा हमारे मामले पर जानकारी दे रहे थे कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से या फिर उत्तराखंड शासन की तरफ से, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी और इस 3 दिनों में वो तमाम तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, जिसमें जो राष्ट्रपति निकेतन है उसका उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है, आम जनता के लिए 128 साल के बाद वो खोला जाएगा। इसके अलावा योग दिवस के मौके पर भी वो शिरकत करने वाली है। रुख करते हैं अब उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर हादसों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बन गई है। हाल ही में 15 जून को गौरीकुंड में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें एक 2 साल की बच्ची भी शामिल थी। बीते 50 दिनों में 5 बड़े ऐसे हादसे हो चुके हैं, जिसमें मौसम की खराबी, तकनीकी खामियां और रख रखाव में कमी मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। इन हादसों को लेकर के कांग्रेस भी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के एक बयान के बाद फिर से हंगामा मचा हुआ है, उस पर विवाद खड़ा हो गया है। इन लगातार हो रहे हादसों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका, सर आपने ये भी कहा लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी चीज योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग। गारंटी देके चलाइए, गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है मृत्यु को हाथ में। शर्मनाक, सत्ता का घमंड साफ दिखाई पड़ रहा है, निर्लज्जता साफ दिखाई पड़ रही है और बेहद असंवेदनशील बयान। इस वक्त हेली क्रैश में जो लोग दिवंगत हुए उनके प्रति संवेदनाएं और उनके परिजनों को ढांढस बंधाने के बजाय, उन दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के बजाय, अपने राज्य सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाने के बजाय, माफी मांगने के बजाय जिस तरह का बयान भाजपा के महासचिव और उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने दिया है, वो भी पत्रकारों से कह रहे हैं कि तुम विमान उड़ा लो, तुम गारंटी दे दो, तुम्हारे विमान में शायद किसी की मौत ना हो, तुम ऐसी कोई योजना चला लो, तुम लोग तो महापुरुष हो। इस तरह की निर्लज्ज भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को साफ उजागर करता है कि लोगों की जानें भाजपा के लिए भेड़ बकरी समान है, और 4 धाम यात्रा के साथ कोताही किए जाने पर भी कहीं से कहीं तक रुष्ट या गुस्से में दुष्यंत गौतम नजर नहीं आ रहे हैं। उलट वो पत्रकारों से ही कह रहे हैं कि कौन ऐसा विमान उड़ा सकता है जिसमें कोई मौतें ना हो। राजधानी देहरादून में कोरोना के बढ़ते प्रभाव और उसके बचाव के मद्देनजर सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को टेस्टिंग उपकरणों समेत ऑक्सीजन की खपत को लेकर निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में 33 से अधिक मरीज मिले हैं, लेकिन सभी में स्थिति सामान्य पाई गई है। वहीं 4 धाम यात्रा को देखते हुए कोविड की गाइडलाइंस के होर्डिंग्स भी ऋषिकेश में लगाए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिस्ट्रिक्शन मिले थे, स्टेट से हमें रिस्ट्रिक्शन मिले थे, उसके आधार पर सभी जगह हमारे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को, कि अपने यहाँ आइसोलेशन बेड जो है वो देख लें, बना लें और आइडेंटिफाइड कर लें कि जरूरत पड़ने पे जहाँ पे कि मरीज को भर्ती किया जा सके। अपने जो जरूरी टेस्टिंग का जो उपकरण है उनको देख लें, और लगातार टेस्टिंग जो है रैपिड टेस्टिंग और जो RT-PCR टेस्टिंग उसको बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए थे, और इसी क्रम में उनके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। और इसके अलावा जो है वो ऑक्सीजन अपना जो प्लांट है, अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन जो सिलेंडर है,
वो उनकी भी जो है उपलब्धता और क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशित कर दिया गया था और वो कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है लगातार। तो अभी तक जो कोविड की स्थिति है लगभग 41 केसेज उसमें से आए हैं, जिसमें 33 हमारे अंदर के देहरादूनी केस है, अन्य बाहर के केस है और कोई सामान्य उसकी मोर्टेलिटी इसमें देखने को अभी तक नहीं मिली है। कोविड में सामान्य ही जो सिम्टम है वो देखने को अभी बारिश का मौसम आते ही देहरादून के कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है, जिसके निवारण के लिए महापौर सौरभ थपलियाल ने बताया कि लगातार 9 जेसीबी मशीनें नदियों नालों पर काम कर रही हैं। वहीं 19,000 मीट्रिक टन सिल्ट और कीचड़ निकाला जा चुका है, जिससे पानी लोगों के घरों में न घुसकर नदियों से होते हुए निकल जाए। उन्होंने कहा कि जल भराव की स्थिति न हो, इसके लिए नालियों को साफ कर गहरा किया जा रहा है। 9 जेसीबी छोटी मशीनों की टीमें वो नदियों में नालों में काम कर रही है डेली, और जहाँ से कि लगभग 19,000 मीट्रिक टन जो है हमने सिल्ट है वहाँ पे और जो गाद है कीचड़ है उसको निकाल के हमने बाहर किया है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उससे इस बार सहायता ये मिलेगी कि जो पानी था वो लोगों के घरों में जाता था, इस बार वो नदियों से होते ही निकल जाएगा, क्योंकि जो उसको हमने गहरा थोड़ा सा कर दिया है। नालियों को भी हमने साफ सफाई पे लगातार हर क्षेत्र में ध्यान दिया है। नालियां प्रॉपर तरीके से साफ हो रही हैं, जिससे कि बरसात का जो जल है, अभी तक जल भराव की बहुत एक बड़ी विकट परिस्थिति सामने आती थी, उस प्रकार से कई जगहों पे नहीं आई है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जल भराव की समस्या को दूर कर सकें। धनौल्टी में होम स्टे और गेस्ट हाउस चलाने वाले व्यापारियों को जिला विकास प्राधिकरण के द्वारा दिए जा रहे नोटिसों से भारी असंतोष है। उद्योग व्यापार मंडल इकाई धनौल्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि 40-50 साल से वो ये होम स्टे संचालित कर रहे हैं, आजीविका का ये मुख्य साधन है और इनके निर्माण को ग्राम पंचायत से अनुमति भी मिली हुई है। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से इन नोटिसों को रद्द करने और डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। धनौल्टी में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण जो छोटे स्थानीय जो व्यापारी हैं और गेस्ट हाउस संचालक हैं, उनको होम स्टे संचालक हैं, उनको जो है बार बार नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस के माध्यम से उनको परेशान किया जा रहा है, भयाक्रांत किया जा रहा है कि इसका नक्शा पास करवाइए, आपका अवैध निर्माण है। और जबकि वहाँ पर जो है करीब 30 से 40 वर्ष पुराने भवन है, उनके ऊपर लोगों ने मॉडिफाई करके या विकसित करके उसमें अपने जो आवास या कोई भी अपना व्यवसाय उसमें शुरू कर रहा है। तो उसके लिए बार बार इसको परेशान किया जा रहा है। उसके संबंध में आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले तो उन्होंने भी इसमें यही कहा कि देखते इसमें क्या हो सकता है, नीतिगत जो निर्णय होगा उसमें हम आपको सूचित करेंगे। तो यही बात है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध से हरिद्वार के कई परिवारों की चिंता बढ़ गई है। मंगलौर, टांडा, भनेड़ा और जौनपुर, झंझेड़ी से कई लोग, जिनमें युवा, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, ईरान में फंस गए हैं। हवाई हमलों के चलते ईरान का एयर स्पेस सील होने से उड़ानें बंद हैं, जिसके चलते परिजन भारत सरकार से अपने प्रियजनों को सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने पुष्टि की है कि फंसे हुए लोगों की सूची राज्य सरकार और गृह मंत्रालय को भेजी जा रही है। जल्द ही इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंट्स हैं वो डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड में जाकर, और जैसा मुझे अभी बात हुई फोन पर तो वो कह रहे हैं हम 1 से 2 घंटे में कंफर्म न्यूज़ हमको बताएंगे कितने बच्चे हैं हमारे जनपद के जो ईरान में हैं, और वो सूचना संकलित करके हम गृह विभाग को भेजेंगे और फिर उसके बाद भारत सरकार प्रेषित किया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, भारत सरकार और राज्य सरकार जो भी हमारे जनपद के राज्य के बच्चे होंगे उनको सुरक्षित लाने में या जो भी आगे कार्रवाई करनी है उसको जल्दी करें। ये एक तो इसमें ईरान में जो काफिला गया था, मेरे पापा और अम्मी दोनों थे, लेकिन वहाँ जाके ना तकरीबन परसों रात वो इराक़ पहुँच चुके हैं। उन्होंने एक बाया बस अपना बाय रोड वो इराक़ पहुँच चुके हैं यहाँ। और दूसरी एक फैमिली है हैदर अब्बास सन ऑफ लतीफ़ अहमद और सरदार आलम सन ऑफ मुराद अली, ये 2 फैमिली और जो इस वक्त ईरान में मौजूद है। हमारे परिवार से अम्मी पापा गए हुए हैं ईरान से, 23 मई को गए थे और वे 13 जून में आ रहे थे। तो वहीं पर जब ये वो हो गया था ईरान में थे तो वे मशहद से कुंभ में चले गए थे, तो वहाँ पर वो आतंकवादियों ने वे तो सुरक्षित है, लेकिन यहाँ फिर भी डर तो लगता ही है।
लालकुआं के हल्दू चौड़ में दिन दहाड़े एक घर से लाखों के सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए। परिवार की 3 घंटे की गैर मौजूदगी में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसकी पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों से लोग दहशत में हैं। हल्दू चौड़ व्यापार मंडल ने पुलिस को जल्द से जल्द खुलासा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 8 तोला सोना ये भी चोरी हुआ है। ये आए दिन की घटनाएं हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे हल्दूचौड़ में वर्मा ज्वेलर्स से हैं, उनके वहाँ 30 तोला सोना, 4 लाख रुपए की नकदी। उसके बाद दौलिया में चोरी। उससे पहले गोला रोड में हमारे वर्मा ज्वेलर्स से हैं, उनकी वाइफ का टेम्पू से चलते हुए कुछ शरारती तत्व पर्स छीन के ले गए और जो गोला रोड में जाते हुए साफ कैमरों में दिखाई दे रहे हैं। ये पिछले 4 से 5 महीने के दौरान 4 से 5 घटनाएँ हो चुकी हैं, और जिसमें अभी हमारे पुलिस द्वारा किसी भी केस का खुलासा नहीं किया गया है। 11:05 में हम यहाँ से जस्ट सामने थोड़ा सा आगे हरिपुर अच्छी है, वहाँ हम गए थे नानी के वहाँ से हम 2:30 में मैं और मेरी बहन जब हम यहाँ आए तो मेन गेट में तो ताला लगा हुआ था। उस ताले को खोल के अंदर आए, आगे से ताला नहीं था, बट हमें लगा मम्मी अंदर से बंद करके गई है, तो हम सोचे पीछे से लगाए हैं। यहाँ आके चेक कर रहे हैं तो गेट खुला है। मैंने कहा कि आखिर मतलब कैसे हुआ, हमने पूछा सबसे। मैं सरदार जी लोग के पास आगे गई, मैंने उनसे पूछा आप लोग बाहर थे क्या, यहाँ चोरी हुई है, ऐसा वैसा करके बहुत रोना धोना हुआ। फिर हमने जो नॉर्मल लोग हैं अड़ोस पड़ोस के उनको बुलाया, फिर पुलिस आई, सब चेक करा तो 1.5 तोले का मंगलसूत्र, 1 तोले का मंगलसूत्र, चैन पट्टी, नोज पिन और कान के और ऐसी चीज़ें गायब हुई हैं। मतलब घर से पूरा घर तहस नहस करके गया। यहाँ पे एक लेडी और उनकी 2 बेटियाँ रहती हैं। ये दिन में लगभग 11 बजे अपने मायके गई थी, तो उस समय घर अपना बाहर से ताला लगा के गई थी। वापस जब आई 2-2:30 बजे आके इन्होंने अपना जब घर खोला तो अंदर चोरी हुई थी। इसमें लगभग 2-2.25 तोले सोने की और 3,000 रुपये चांदी गया है। बाकी इसमें पुलिस रुड़की के भगवानपुर विधानसभा के मुस्लिम राजपूतों के बहुमूल्य गांव सिकंदरपुर भैंसवेल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और विकसित भारत के 11 सालों में मोदी सरकार के काम उन्होंने गिनाए। सभी धर्मों के लिए किए जा रहे कामों की उन्होंने खूब तारीफ की और गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका प्रचार प्रसार भी किया गया, जिसको लेकर अवाम ने 11 साल पूर्ण होने पे जो अमृतकाल एक हमारा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का एक जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत में जितने भी 11 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं सभी धर्मों के सभी जाति के लोगों के लिए चलाई है, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए, उन योजनाओं का लोगों को लाभ मिले वो बताने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा हर कार्यकर्ता को पता होना चाहिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और क्या क्या लाभ हमने अब तक हमारे इस 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी। वहीं कांवड़ मेले की तैयारियों को देखते हुए हरिद्वार पुलिस यूपी पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। हरिद्वार के थाना श्यामपुर में बिजनौर पुलिस के अधिकारियों के साथ इंटरस्टेट मीटिंग की गई, जिसमें हरिद्वार और बिजनौर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में कांवड़ मेले के दौरान रूट प्लान, ट्रैफिक कंट्रोल और फोर्स के डिप्लॉयमेंट को लेकर के चर्चा की गई, जिससे सावन माह में आने वाले कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न करवाया जा सके। इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग की थी ट्रैफिक को लेकर कांवड़ के संदर्भ में, जिसमें बिजनौर के लोग आए थे। आगे भी मीटिंग्स प्रस्तावित है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सबसे ही हम करेंगे, लेकिन आज बिजनौर के जो ऑफिशियल्स आए थे उनके साथ मीटिंग की। वहाँ के एसपी सिटी साहब और सीओ ट्रैफिक साहब, बाकी सभी लोग आए थे, उनकी पूरी ट्रैफिक की टीम आई थी। हम सब ने काफ़ी गहन मुद्दों पर चर्चा की है। यातायात का कैसे डाइवर्जन होगा, अगर बारिश होती है तो रेन फैक्टर को कंसिडर करते हुए हम कैसे यातायात को सुचारू रूप से चलाएँगे। उसके अलावा डीजे से संबंधित भी जो पुराने जो भी नियम थे उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, नो एंट्री वाले जोन और हेवी वाहन को कैसे हम प्रतिबंधित कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं, हर चीज़ पे हमने मीटिंग की है और बहुत अच्छे तरीके से हम समन्वय बनाएंगे। इसमें हमने इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है। किस तरह से यातायात का डाइवर्जन होना है, क्या प्लान रहेगा, किस तारीख को क्या करेंगे, किस सोमवार को कितनी व्यवस्था करनी है, भीड़ के हिसाब से ये सब उन्होंने बनाया है और आपस में सबके नंबर एक्सचेंज किए, समन्वय बनाया गया है और पिछली बार से भी अच्छी खबर रुड़की से है। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और भारत स्वाभिमान के जिला अध्यक्ष सुरेश त्यागी ने रुड़की स्थित डाक बंगले में प्रेस वार्ता कर 21 जून को सुबह 5 बजे से 7 बजे तक नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले योग दिवस
के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि इसमें भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का आह्वान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बाद पूरे देश में योग दिवस को लोग जानने लगे हैं, जिसकी शुरुआत योग गुरु बाबा रामदेव ने की थी, जिसको लेकर लाखों लोग योग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आज देश भर में लोग योग के माध्यम से कठिन बीमारियों को मात देने का काम कर रहे हैं। कारण तो 21 जून को योग दिवस है। ये पंतजलि के जो हमारे सदस्य लोग हैं जो पंतजलि के लिए काम करते रहते हैं, उन्होंने ये प्रेस वार्ता रखी है 21 जून को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग नेहरू स्टेडियम में आकर इस योग दिवस में योग का लाभ उठा सके। और उस योग करने के लिए हमारे गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पहले शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो यहाँ के रुड़की के जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे महापौर में वहाँ पर रहेंगी, अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उसमें रहेंगे। और मेरा आप लोगों के चैनल के माध्यम से है कि रुड़की वासी इस दिन का लाभ उठाएं और सुबह उठ कर योग करें। योग का काम कोई एक दिन का नहीं है, आज का नहीं है। ये पूरे 12 के 12 महीने ऐसी योग की लगभग 100 से अधिक क्लासें अपने जनपद के अंदर योग की लगती हैं और योग के माध्यम से लोग स्वास्थ्य लाभ उठाते हैं। खबर लालकुआं से है। लालकुआं के तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन में इस बार मानसून सीजन में बड़े पैमाने पर पौधरोपण की तैयारी चल रही है। 20 जून से शुरू होने वाले इस अभियान में लगभग 6 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 20% फलदार वृक्ष शामिल होंगे। प्रभागीय वनाधिकारी उमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि डिवीजन की सभी रेंज में 6 से 7 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पौधों की सुरक्षा के लिए वन कर्मियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों, सार्वजनिक स्थानों और संस्थाओं में भी पौधे वितरित किए जाएंगे, जिससे आम नागरिक भी निर्धारित दर पर पौधे खरीद सके। डिवीजन में काफ़ी बड़ी मात्रा में वनीकरण किए जाने हैं। इसमें से अधिकांश वनीकरण तो यांत्रिक विधि से हैं और कुछ थोड़े बहुत वनीकरण अयांत्रिक विधि से भी है। वनीकरण की हमारी जो प्रारंभिक कार्रवाई थी वो पूर्ण हो चुकी है और अब जो पौध लगाने का और बीज बोआन का कार्य है उसको लगभग 20 जून के आसपास हम स्टार्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है कि मानसून की वो कैसे प्रोग्रेस कैसे होती है। तो 20 जून के आसपास हमारा विचार है कि हम लोग इसकी तरफ सीरियसली कार्रवाई शुरू करेंगे और उसके अनुसार जो है जैसे ही मौसम अनुकूल होगा तो पौधे लगाए जाएंगे। जहाँ तक हरेले का पर्व है तो वो तो राज्य सरकार की प्राथमिकता का एक कार्यक्रम है और उसके लिए तिथियाँ भी निर्धारित हैं और उसमें हमको शासन से निर्देश भी प्राप्त होते हैं। तो जैसे भी निर्देश हमको मिलेंगे उनका पूरा का पूरा अनुपालन जिला स्तर पर हम लोग सुनिश्चित करेंगे। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे हरिद्वार पहुंचे और रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बजट पास के साथ साथ कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। उन्होंने बताया कि शिकायतें आने के बाद हरिद्वार की 2 जगहों पर शिवालिक नगर और भूपतवाला को चिन्हित कर फैसला लिया गया कि इन 2 जगहों पर नक्शा पास न किया जाए और जांच की जाए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों ने अभी तक पैसे जमा नहीं किए उनको 1 साल की छूट भी मिली है। हम लोगों के सामने हरिद्वार का जो मास्टर प्लान है और जो रुड़की का मास्टर प्लान है, दोनों का प्रेजेंटेशन किया गया था और इसको बोर्ड ने अपनी सहमति प्रदान की है। अब इसका आम पब्लिक के लिए प्रकाशन किया जाएगा और हमारे जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं जैसे नगर निगम हो गया, जिलाधिकारी का कार्यालय हो गया, विकास प्राधिकरण का हो गया, रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कार्यालय हो गया, एसडीएम सदर का हो गया, इन सभी जगहों पर इसका प्रकाशन होगा और इसमें जन आपत्तियों को भी सुना जाएगा और सुनने के बाद इसका समाधान करते हुए तब इसको शासन को रेफर किया जाएगा ताकि इस मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा सके। जो हमारे ग्रामीण आबादी क्षेत्र रहता है, जो पुराने आबादी क्षेत्र है, वो संग गलियां होती हैं, तो उधर नक्शा पास करना, इस पर बायलॉज बहुत डिफिकल्टी आती है और लोगों को हमेशा ये रहता है कि इधर हम नक्शे कैसे पास कराएं। तो उसके लिए हम शासन को ये मैटर रेफर कर रहे हैं। जो 6-2 जो हमारी श्रेणी के जो एरिया रहते हैं, जो आबादी रहती है, उसको प्राधिकरण से मुक्त करा दें ताकि वहाँ लोग अगर अपना घर बनाए तो उन्हें प्राधिकरण से नक्शा पास ना कराना पड़े। अगर वो चाहें अपनी स्वेच्छा से अगर लोन वोन लेना है तो वो आ सकते हैं, लेकिन वैसे उधर कार्रवाई नहीं करी जाए। कांवड़ मेला की तैयारियों में हरिद्वार प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद स्तरीय सभी अधिकारियों से मेला नियंत्रण भवन में बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि सारी तैयारी सावन माह से पहले ही पूरी हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार कांवड़ मेला में कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और करीब 6 से 7 करोड़ कांवड़िए देवभूमि पहुंचने का अनुमान है।
कि कांवड़ मेले को लेकर अभी हम लोगों की एक विस्तृत बैठक हुई है और उसमें आईजी साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब और सभी जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनिशियली मैं कह सकता हूं कि प्रिपरेशन इन लोगों ने सब कर रखी है। मुख्य रूप से देखिए, कांवड़ मेले में 3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि एक तो आपका जो भीड़ आ रही है उस पर आप किस तरह से एक्सेस कंट्रोल करते हैं। भीड़ आ रही है, प्रॉपर ढंग से आवे। पार्किंग की व्यवस्था आपकी बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए और पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त आपकी व्यवस्था हो, जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स की संख्या काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उनमें साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। साथ ही साथ पीने के पानी की व्यवस्था और साथ ही साथ हेल्थ चिकित्सा की। तो जैसे पिछले वर्षों में हुआ है, लगभग 22 अस्थायी चिकित्सालय बनाते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उसमें भी ये कुछ बेड्स को अपने आरक्षित रखते हैं। तो उसकी भी व्यवस्था जो है फिलहाल मैंने देखा है कि उन्होंने सब तैयारियां कर रखी हैं कि कांवड़। खटीमा के जदोपुर गांव में धान की रोपाई करने जा रहे एक मजदूर जितेंद्र सिंह पर सुबह लगभग 5 बजे एक गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अन्य मजदूरों के शोर मचाने पर गुलदार गन्ने के खेत की ओर भाग गया। घायल जितेंद्र को खटीमा नागरिक चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद खटीमा वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस हमले से आसपास के कई गांवों में और किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है और वो खेतों में काम करने से डर रहे हैं। कंचनपुरी समिति के पूर्व अध्यक्ष जसविंदर सिंह बाजवा ने वन विभाग से मृतक के परिजनों को जल्द से जल्द आर्थिक मुआवजा देने की मांग की है। या तो ये घटना पहले कभी करी होती तो जानकारी होती, जानकारी थी नहीं। अचानक बाघ ने हमला किया। ये भतीजा था मेरा, जितेंद्र सिंह नाम, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हम लोग। यहाँ काम जसवंत सिंह सरदार जी के यहाँ हम लोग काम पे आए थे। सुबह सारे हम लोग जा रहे थे तो ये बंदा पानी पीने लगा। उसी टाइम बाघ ने हमला कर दिया और बाकी बंदे आगे चले गए थे। एक ही बार चीख आई आवाज़, तब तो उसको जब तक देखा तब तो उठा ले गया। फिर जब तो शोर उठ किया तब छोड़ा उसने। देखिए, आज सुबह लगभग 5 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि हमारा मझोला क्षेत्र पड़ता है जो खटीमा में, वहाँ पर एक व्यक्ति पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। तो उस व्यक्ति को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते तक व्यक्ति मृत घोषित कर दिया गया। तो व्यक्ति जो है उसका नाम है जसवंत सिंह, जितेंद्र सिंह, जो कि पीलीभीत का निवासी है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। तो उसके बाद से हमने उस क्षेत्र में जितने भी वहाँ सैंपल्स वगैरह थे, चाहे आपके ब्लड के सैंपल हो, ब्लड के सैंपल, हेयर सैंपल और वहाँ जो पगमार्क वगैरह ले लिए हैं, जिससे कि पहले पुष्टि हो सके वो जानवर कौन सा था जिसने ये घटना की है। इसके उपरांत वहाँ पर हमने कैमरा ट्रैप वगैरह भी स्थापित कर दी हैं, जिससे कि जानवर की पुष्टि हो सके, मूवमेंट उसकी ट्रैक हो सके। हम धान लगाने जा रहे थे तो 8 लोग थे और ये पीछे रह गए थोड़े मोटर के पास, पानी पीने लगे और वहाँ से नदी किनारे से वो निकला, इनको पकड़ लिया। अच्छा, ये यहाँ गर्दन पे तो इनकी चीख एक बार निकली तो हम लोग भागे। फिर तभी उन्हें छोड़ के वो थोड़ी साइड में हो गया, तो हम लेकर फिर यहाँ से ले आए। या तो और खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।